हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 2019 के प्रथम पाली के क्वेश्चन बैंक साइंस का ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में चित्राने में प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। मान लीजिए हमारा प्रकाश है, प्रकाश यहाँ से विभिन्न दिशाओं में चित्रा रहा है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं विभिन्न दिशाओं में चित्राने को। प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव क्या कहता है? कोलाइडिंग विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त कौन है? तो इसका आंसर है C2H4। ऑप्शन नंबर सी, C2H4। ये क्या है? असंतृप्त है। असंतृप्त क्या होता है? दो होता है, एक होता है असंतृप्त और एक होता है संतृप्त। असंतृप्त में कौन आ जाएगा? असंतृप्त में आएगा एल्कीन, और एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का होता है CnH2n-K2। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और संतृप्त में कौन आता है? संतृप्त में आता है एल्केन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। आपको याद रखना है। संतृप्त हो गया कौन? संतृप्त हो गया एल्केन और एल्काइन। संतृप्त हो गया एल्केन और एल्काइन। संतृप्त हो गया एल्केन और एल्काइन हो गया संतृप्त। एल्कीन का फॉर्मूला है CH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CH2-2। एल्केन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। संतृप्त हो गया एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका उपयोग किया जाता है एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल में होता है एल्कोहल। एल्कोहल का उपयोग और इससे बनता है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल से बनता है, इसमें होता है एल्कोहल और पेट्रोल। एल्कोहल होता है 20% और पेट्रोल होता है 80%। 80% पेट्रोल और 20% एल्कोहल के मिश्रण कहते हैं पावर एल्कोहल। और इसका उपयोग करता है एल्कोहल के रूप में, यौगिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका किया जाता है एथेनॉल का।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम नहीं करता है। घास, बकरी, मानव नहीं। हाँ, घास को खाएगा बकरी, बकरी खाएगा मानव। घास को खाएगा बकरी, बकरी खाएगा मानव। तो इसका ही करते हैं। बकरी, गाय, हाथी नहीं। घास, मछली, बकरी नहीं। आंसर हो गया आपका। अगला सवाल, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी है? मानव हृदय में 4 कोष्ठक है। 2 है आलिंद और 2 है नीलय। मानव हृदय में 2 आलिंद 2 नीलय। इसके अलावा और भी पूछता है, सब लिख देते हैं आपको। बड़े सब लिख के रखे हुए। मछली में होता है 2, मछली में 2 हड्डी बनता है। सांप और मेढक, सांप और मेढक में होता है 3, जिसमें 2 आलिंद और 1 नीलय। मगरमच्छ, मगरमच्छ में होता है 4। फिर आगे पूछता है कॉकरोच, कॉकरोच में होता है 13। आपके 10वां क्लास में नहीं पूछता है। मानव हृदय में कितने होते हैं? मानव हृदय में होते हैं 4, 2 आलिंद 2 नीलय। मछली में कितना? 2। सांप और मेढक में 3, मगरमच्छ में 4, कॉकरोच में 13। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन ह्रास कहलाता है अवकरण कहलाता है। अवकरण यानी उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास उपचयन कहलाता है। देखिए, अगर ऑक्सीजन घटेगा या हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन घटेगा या हाइड्रोजन जुटेगा तो उसे कहते हैं अपचयन। अपचयन, ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा तो इसे कहेंगे उपचयन। आपका सवाल क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन कमी हो जाए क्या हो जाएगा? अपचयन, जो कि है ऑप्शन नंबर अपचयन। अपचयन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन घटेगा क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो समूहों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 18। समूह है 18 और आवर्त है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 18 और आवर्त संख्या है 7। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगा है। ये बात गलत है, महंगा सस्ता से कोई लेना देना नहीं है। जिंक की अपेक्षा जिंक गलत, टीन की अपेक्षा जिंक गलनशील है, ये बात भी गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक है, यही बात सही है। जो जिंक होता है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है किससे? टीन से। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है टीन से, इसलिए सही है। अगर जिंक के बनाएंगे डिब्बा तो अब ज्यादा खाना खाते पदार्थ से अभिक्रिया कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। टीन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशीलता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा पुष्परंजन का उदाहरण है? पुष्परंजन नहीं, ये सवाल है रीजनरेशन। पुनरुद्भवन यहाँ पर होना चाहिए, पुनरुद्भवन का उदाहरण, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन कौन है, याद रखिएगा। पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा, प्लैनेरिया और छिपकली की पूंछ। छिपकली की पूंछ पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा, प्लैनेरिया और छिपकली की पूंछ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है आधा परिवर्तन के पश्चात। सोडियम परमाणु की बाह्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम Na, सोडियम, इसकी परमाणु संख्या कितना है? 11। बाह्यता कक्षा में कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे किसे? 2, 8, 1। बाह्यता कक्षा में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। सही। लेकिन जो आपकी किताब में सवाल यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया है, सोडियम की जगह क्या है? सवाल है सल्फर। तो सल्फर ही रहेगा, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। ये क्या है? ये है सल्फर और ये क्या है? ये है सोडियम। सोडियम की बारीक कक्षा में कितना है? 1 और सल्फर की रहेगा, सल्फर कितना हो जाएगा? 2, 8, 6। इसके बाद कक्षा में कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम के। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो आपसे पूछा है किसका है? ऑक्सीजन का पूछा है। देखिए ऑक्सीजन कितने बाहर कक्षा में कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु। इसका आंसर हो गया 6। नई कार्तीय की प्रणाली के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी कितनी होती है? तो बिंब दूरी क्या होती है? ये होती है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। देखिए नई कार्तीय प्रणाली के अनुसार ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा y, नीचे वाला x, नीचे वाला y, नीचे वाला y डैश, x और x डैश। और जो वस्तु होता है, वस्तु हमेशा इस तरफ होता है, वस्तु हमेशा इस तरफ होता है। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा माइनस के u हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया पीतरस का स्रावित कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस स्रावित होता है यकृत से। पीतरस 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 का स्राव कहाँ से होता है? पीतरस निकलता है यकृत से, निकलता है यकृत से। जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में। क्या जमा होता है पित्ताशय में। पितरस का काम क्या है? पितरस का काम है वसा का पाचन करना। वसा का पाचन कार्य। पितरस होता कैसे है? पितरस होता है क्षारीय होता है। पितरस पितरस का निकलता कहाँ से है? यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कार्य क्या है? वसा का पाचन करना। होता कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय, तो क्षारीय होता है। इसका आंसर क्या हो गया? यकृत से निकलता है पितरस। 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन सी है? तो मलेरिया परजीवी कौन सी है? प्लाज्मोडियम है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी मलेरिया परजीवी कौन सी है? प्लाज्मोडियम। पूछेगा किस मच्छर से होता है? तो
तो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। मलेरिया फैलता है किस जल में है? मलेरिया फैलता है साफ जल में। अगर यही पूछे डेंगू, डेंगू किससे फैलता है? डेंगू भी फैलता है साफ जल में। डेंगू किससे होता है? डेंगू होता है वायरस से। किस वायरस से? तो डेंगू होता है डेंगू वायरस से। डेंगू का एक अलग ही वायरस है, डेंगू वायरस। और कौन सा मच्छर होता है जिसके लिए होता है? एडिज मच्छर। एडिज मच्छर। मलेरिया, मलेरिया फैलता है साफ जल में, होता किससे? प्लाज्मोडियम से। किस मच्छर से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। डेंगू, डेंगू कहाँ होता है? डेंगू मच्छर कहाँ पनपता है? डेंगू मच्छर पनपता है साफ जल में, होता किससे है? वायरस से। कौन से वायरस से? तो डेंगू वायरस से। किससे? किस मच्छर से? तो एडिज मच्छर से। अगला, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहलाती है? क्या कहलाती है? एनोडाइजेशन, यानी एनोडीकरण। इसे कहते हैं एनोडीकरण। होता क्या है इसमें? एनोडीकरण में अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम के कोई वस्तु है, इसको अगर हम हवा में छोड़ देंगे तो इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। जस्तीकरण, धातु पर किसी भी धातु पर अगर हम जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, किसकी परत? जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, तो इसे कहते हैं हम जस्तीकरण कहते हैं। अगला, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत। दूर बिंदु कहेगा तो अनंत, दूर बिंदु हो जाएगा अनंत। और निकट बिंदु पूछेगा तो निकट बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। किसके लिए? तो ये सब है सामान्य आंखों के लिए, सामान्य आंख के लिए। अगला सवाल, कौन सी गैस वैद्युत ऊष्मक के लिए उपयोगी है? वैद्युत ऊष्मक नहीं, इसको सुना चाहिए वैश्विक ऊष्मक। वैश्विक ऊष्मक जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी? सबसे उत्तरदायी गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा है CO2, उससे कम CH4, उससे कम NO2, N2O, उससे कम FC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैश्विक ऊष्मा के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, उससे कम CH4। आपसे इतना ही पूछता है कौन सा है उत्तरदायी? तो CO2, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? थर्मोकोल। थर्मोकोल क्या है? अजैव निम्नीकरणीय। न्यूज पेपर के लिए कैसे जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन थर्मोकोल है वो जल्दी खराब नहीं होगा, मतलब जल्दी दिन तक, बहुत दिन तक सड़ेगा नहीं। जो सड़ेगा नहीं उसे कहते हैं अजैव कहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से किस लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक किसकी हो जाएगी? उत्तल लेंस की फोकल दूरी हो जाएगी धनात्मक। उत्तल लेंस कहे या उत्तल दर्पण बोले, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उसी प्रकार अवतल लेंस कहे या अवतल दर्पण कहे, इसकी फोकल दूरी क्या होगी? इसकी क्या होगी फोकल दूरी? ऋणात्मक।
उत्तल या अवतल दर्पण की फोकल दूरी धनात्मक, अवतल या अवतल दर्पण की फोकल दूरी ऋणात्मक। थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ 20 सवाल हैं। 20 सवाल के साथ अगले 20 सवाल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईथा 2019 के प्रथम पाली इसका विज्ञान